हो गया सर। ओके। श्रोडिंगर के समय निर्भर तथा समय मुक्त समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। आपको समीकरण लिखना भी है और सिद्ध भी करना है, दोनों काम करना है ना। ठीक है, तो लिखिए। सबसे पहले लिखिए, इसका आंसर हम स्टार्ट करते हैं। लिखो, जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण जब कोई द्रव्य कण गति करता है, जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। हमने कहा जब कोई द्रव्य कण गति करता है तो कुछ तरंगे कण के साथ संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है कि द्रव्य कण जब गति करता है तो उसके साथ कुछ तरंगे जो है संबंधित होती हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। तथा ये जो तरंगों जिसको द्रव्य तरंगे कह रहे हैं, इनका जो अवकल समीकरण है वो कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण। ये द्रव्य तरंगों का जो समीकरण है वह अवकल समीकरण है। इसके जो अवकल समीकरण इसको हम श्रोडिंगर समीकरण के नाम से हैं। तथा इनके अवकल समीकरणों को श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। जो द्रव्य तरंगे हैं उनका जो अवकल समीकरण आएगा उसे हम श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। पहला लिखो, समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। समय निर्भर है, समय निर्भर याद रखना। ये होता है आई एच, है ना, डेल साइन अपान डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन प्लस डेल साइन। ये समय निर्भर है। ठीक है, और एक होता है समय मुक्त। समय मुक्त वाला तो बताया था मैंने आपको, है ना। समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण। ये होता है डेल स्क्वायर साइन इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साइन प्लस, लिख दो, डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपान एच स्क्वायर और e माइनस v साइन इज इक्वल टू 0। देखो याद आ रहा है आप लोगों को? यहाँ भी डेल नहीं है, सॉरी, ये वी है। ये डेल नहीं है, वी है। करेक्ट कर लो इसको, वी है, वी साइन। ठीक है,
तो ये वाला कौन सा बताओ, समय निर्भर है, ये समय मुक्त है। दोनों का हम जो है यहाँ पे आपको प्रूफ देंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए सभी? ओके, तो हम दोनों का प्रूफ देंगे, फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का प्रूफ हम देंगे। चलिए हम दे रहे हैं प्रूफ ऑफ, पहले समय निर्भर का देते हैं, फिर समय मुक्त का देंगे। ठीक है, लिखो, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण, कोई कण, माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक एक्स दिशा में, धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है, गतिमान है। माना कि एम द्रव्यमान का कोई कण धनात्मक एक्स दिशा में गतिमान है। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से। कण का रैखिक संवेग पी एक्स, आगे लिखो, कण का रैखिक संवेग पी, नीचे से एक्स लिखो, पी एक्स एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है, एवं संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है। कण का रैखिक संवेग पी एक्स तथा संपूर्ण ऊर्जा कैपिटल ई है। ठीक है, अतः कण से संबद्ध एक विमीय तरंग का तरंग फलन, एक विमीय तरंग का तरंग फलन साइन बराबर क्या होता होता, मैंने बताया था, याद करो। तरंग फलन साइन इक्वल टू क्या होता है, याद आ रहा है? ए की पावर आई अपान एच, और कुछ बताया था, पी एक्स एक्स माइनस ई टी, याद आ रहा है क्या आपको? ये मैंने बताया था, है ना, साइन इक्वल टू ए कांस्टेंट है ना, ए की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ए टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, इसे याद रखना, ये तरंग फलन साइन का वैल्यू होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे हम सबसे पहले टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 को टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 1 को, यह आएगा डेल साइन बाई डेल टी आ जाएगा। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डेल साइन बाई क्या आएगा, डेल टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है, e की पावर आई अपान एच और पी एक्स एक्स माइनस ए टी। ई की पावर का डिफरेंशियल ई की पावर में ही रहेगा, इस पावर वाले का भी डिफरेंशियल होगा, ये आएगा आई अपान एच, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आंशिक अवकलन है। टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिख दो, आंशिक अवकलन करने पर यहाँ लिखो, समीकरण को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, टी के सापेक्ष आंशिक वर्ड यहाँ आएगा, सर ये वाला वर्ड यहाँ आएगा, आंशिक अवकलन करने पर ऐसे लिखो। समीकरण 1 को टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो आंशिक अवकलन जब करेंगे तो ये तो एक साला कांस्टेंट रहेगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ आएगा ये वाला टर्म और टी का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा।
देखो ये डिफरेंशियल आएगा समझ में, ये बड़ा समझाते हैं। आ गया समझ में। ये साइन की वैल्यू याद है आप लोगों को, तरंग फलन साइन की वैल्यू याद है ना? ओके, साइन की वैल्यू अगर याद है अच्छी बात है। अब मुझे बताओ इसको डिफरेंशिएट करने आ जाएगा आंशिक फलन टी के सापेक्ष। ई की पावर का तो ई की पावर ही आएगा, और ये वाला टर्म का फिर से पावर में है उसका भी डिफरेंशियल होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ आई अपान एच है वो रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा या माइनस ही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ इतना किसका वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, तो ये आ जाएगा आपका साइन, और ये वाला जाएगा माइनस आई ई अपान एच। देखो तो साइन हो जाएगा समीकरण 1 से। देखिएगा समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो बोलो। आ गया, चलिए अच्छी बात है, आ गया कर तो समझ में। तो यहाँ से ई साइन इक्वल टू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माइनस एच अपान आई डेल साइन बाई डेल टी इक्वल टू ई साइन। एच ऊपर चला गया, आई नीचे आ गया, और माइनस साइन भी इधर आ गया। अब आपको पता है 1/आई को माइनस आई होता है, पहले से माइनस है, ये हो जाएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू ई साइन। मैं आप सब बच्चों को बताता हूँ 1/आई की वैल्यू माइनस आई होता है ना? तो आई ऊपर गया तो माइनस का प्लस हो गया। देखो ये समझ में आया क्या? यहाँ से यहाँ, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ई साइन इज इक्वल टू ले आया है आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसे समीकरण नंबर 2 हमने दे दिया। ठीक है, इसको इधर लिख दिया। अब समीकरण एक को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब समीकरण 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 में आपको दिखाया था, दिख रहा है समीकरण 1 आपको दिख रहा है क्या? देखो ये एस के सापेक्ष, ये एस का फंक्शन है, तो डेल साइन बाई डेल एक्स लिखेंगे, डेल साइन बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ए, और ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा, ए ई की पावर आई अपान एच पी एक्स एक्स माइनस ई टी। अब इसका पावर का भी डिफ्रेंसिएशन होगा इसका, तो आई अपान एच बाहर है, और इसका तो पी एक्स आ जाएगा, एस का 1 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा आई अपान एच इंटू पी एक्स। देखो ये समझ में आया क्या? डिफ्रेंसिएशन है ना, नोट कर लो। तो अब हमने समीकरण 1 को एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो। अब बताइए किसका वैल्यू समीकरण 1 से, ये वाला टर्म बताइए, ये वाला वैल्यू साइन का है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यह आ जाएगा डेल साइन अपान डेल एक्स इज इक्वल टू साइन आई एच पी एक्स। कोशिश करो, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो ही बोलो। आ गया, चलिए इक्वेशन नंबर 3 हमने, ठीक है, पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पुनः एस के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर यह जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल साइन बाई डेल एक्स, और क्या आएगा बताओ, आई आई एच पी एक्स।
फिर से एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिए। ये साइन ही एक्स का फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 देखो, इसका वैल्यू होता है इक्वेशन नंबर 3 देखिए। बोलो। चलिए, ये हो जाएगा आपका साइन आई अपान एच पी एक्स इंटू आई अपान एच पी एक्स। ये यहाँ से यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से आया है ना, समीकरण 3 से। आप देखो समीकरण 3 से यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, समीकरण 3 से। तो डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। देखो आई स्क्वायर अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। देखिए आया समझ में? अच्छी बात है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बोलो। आई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, यह आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपान एच स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर साइन। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। यह आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इधर ले आते हैं, माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर साइन। साथ साथ नोट कर रहे हो आप लोग? तो माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन। ठीक है, बहुत सारे में 2m का डिवाइड कर दिया, इसको आप नंबर दे दो समीकरण 4। बहुत सारे 2m का डिवाइड किया है, देखो समझ में आया? ठीक है, नहीं आया तो ही बताया करो। आ गया, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? है ना। चलिए, तो समीकरण 4 तक आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखो अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से हम लिखा, अब ऊर्जा के संकारक समीकरण से, ऊर्जा का जो संकारक समीकरण है, ठीक है, उससे ई साइन इक्वल टू क्या है, ऊर्जा के संकारक समीकरण से ई साइन इक्वल टू होता है, देखो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। नंबर 5, ऊर्जा के संकारक समीकरण ई साइन इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m साइन प्लस वी साइन। ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है, ठीक है। चलिए, आपके पास समीकरण नंबर 4 दिख रहा है, हाँ या ना? देखो 4 दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा होगा, और इक्वेशन नंबर 2 भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2। तो आप देखो इक्वेशन नंबर 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही साथ दिखाए थे तीनों, 2, 4 और 5 तीनों को देखो, दिखाई दे रहेगा 2, 4 और 5। देखिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 तीनों दिख रहा है आपको?
तीनों को मिक्स करना है, इक्वेशन नंबर 2 को, 4 को और 5 को। तो पहले अपन 2 और 5 को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 5 आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर 2 ये है और ये 5 है, ठीक है। यहाँ भी ई साइन है, यहाँ भी ई साइन है, इतना इक्वल टू इतना आ जाएगा। समीकरण 2 दिखाई दे रहा है और 5 दिखा रहा है ना। ये ऊर्जा का संकारक समीकरण है ना, 5। चलिए तो लिखो समीकरण 2 तथा 5 से, समीकरण 2 और 5। तो समीकरण 2 और 5 दोनों में ई साइन की वैल्यू है, तो ये आई एच डेल साइन अपान डेल टी ये इक्वल हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन प्लस वी साइन, ये ठीक है। तो ई साइन की वैल्यू 2 में भी था, इक्वेशन 2 से आया और इक्वेशन 5 से ही आया ई साइन की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे बताओ पी एक्स स्क्वायर अपान 2m साइन की वैल्यू क्या आएगा? इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा, इसको इधर ले आओ इसको, तो माइनस वी साइन प्लस आएगा आई एच डेल साइन बाई डेल टी, इसको इधर ले आओ बोला। देखो इक्वेशन 6 समझ में आ गया, देखो आ गया ना। चलिए अब इक्वेशन नंबर आते हैं 4 में। ये देखो 4 में इसका वैल्यू ये है और 6 में इसका वैल्यू ये है, तो दोनों की इक्वल कर देंगे। ये वाला टर्म दोनों सेम है, देखो इक्वेशन 4 दिखाई दे रहा है, 4 और 6 दोनों देखो, कोशिश करो 4 और 6 दोनों दिखाई दे, ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है 4 में भी है और 6 में भी है ना। तो समीकरण लिखो, समीकरण 4 तथा 6 से। तो समीकरण 4 में इसका जो वैल्यू है पहले दिखाता हूँ, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर अपान 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर, ये इसका वैल्यू इसके इक्वल है समीकरण 4 में। और समीकरण नंबर 6 में इसका जो वैल्यू है इसके इक्वल है माइनस वी साइन प्लस आई एच डेल साइन बाई डेल टी, दोनों को इक्वेट कर दिए। देख लीजिए समझ में आ गया, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये वाला टर्म प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा तो ये वाला टर्म को इधर लाएंगे प्लस में आ जाएगा ना। तो यहाँ से आई एच डेल साइन बाई डेल टी इज इक्वल टू आएगा माइनस एच स्क्वायर अपान 2m माइनस एच स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साइन अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साइन आएगा। समझ में? बोलो। तो ये आपका कहलाता है समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण। देखो इसे समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। समय निर्भर श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ समय मुक्त तरंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इसका प्रूफ दूंगा सेकंड वाले का। अभी हमने इसका प्रूफ दिया, पहले वाले का प्रूफ दे दिया ना, ये वाला इसी का प्रूफ अभी हमने दिया है। अब इस वाले का प्रूफ देंगे, समय मुक्त श्रोडिंगर तरंग समीकरण, इस समीकरण का प्रूफ आपको देने वाला है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। उसका प्रूफ हो चुका है, इक्वेशन नंबर 3 है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 था ये।
ठीक है, तो इसका सेकंड वाला पार्ट का प्रूफ आप लोगों के पास है ना? ये वाला सेकंड पार्ट का प्रूफ हम दे चुके हैं, याद है आपको? इसका हम प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है, उसी को देख के लिख देना पूरा, जो प्रूफ हमने दिया है ना, उसी को देख के लिखना है यहाँ, ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को नया क्वेश्चन लिखाता हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। तो आप लोग प्रूफ दे लोगे ना सेकंड पार्ट का, पिछला देखकर? ओके, लिखो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? आगे लिखो तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण की शर्त ज्ञात कीजिए। जी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर लिखते हैं। लिखो सब लिखो, राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं साइन स्टार। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर, ये साइन का कॉन्जुगेट कहलाता है, सहयुग्मी है ना। ये साइन है, साइन का कॉन्जुगेट को साइन स्टार लिखते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे जो मान लो जेड है, जेड मान लो एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड का बार जेड का सहयुग्मी कहलाता है, ये होता है एक्स माइनस आई वाई। बताइए जेड बार को आप क्या बोलते हो? याद करो, जेड बार को आप बोलते हो जेड का सहयुग्मी, कॉन्जुगेट आप जेड बोलते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड और जेड बार को, तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, पता है। और मॉड ऑफ जेड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर निकालेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये और ये सेम आता है, ये और ये सेम आता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू और जेड इंटू जेड बार सेम आता है, मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जो है ना, जेड इंटू जेड बार होता है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड इंटू जेड बार होता है। ये जेड है और ये जेड का बार है, ये इसका कॉन्जुगेट है, सहयुग्मी। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन स्क्वायर ये होता है साइन स्टार, ये साइन है और इस साइन का कॉन्जुगेट है, सहयुग्मी। समझ, जैसे ये आता है वैसे ये। समझ आया आप लोगों को? बोलो, यहाँ बार लगाते हैं या स्टार लगाते हैं? ये समझ में आता है आप लोगों को? कॉन्जुगेट है ना, ये जैसे ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जेड बार ना इसका सहयुग्मी कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। जेड जेड का कॉन्जुगेट जेड बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। और मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब मेरा ये कहना है कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार हमेशा इक्वल होता है। मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर और जेड इंटू जेड बार इक्वल होता है। तो वैसे ही मॉड ऑफ साइन का स्क्वायर साइन इंटू साइन स्टार होता है। ठीक है, तो साइन और साइन स्टार जो है साइन का कॉन्जुगेट है, साइन का सहयुग्मी को साइन स्टार कहते हैं, या जेड बार कहते हैं या साइन स्टार कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन स्टार। ठीक है, ये प्रायिकता घनत्व को बताता है, ये बताता है प्रायिकता घनत्व को। ठीक है, तो जो मॉड ऑफ साइन का जो स्क्वायर है ये प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। देखो प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ये जो राशि है यह प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, तो ये राशि किसको दर्शाता होता? प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। तो इसका संपूर्ण जो प्रायिकता है वो कितना होता है? किसी भी की संपूर्ण प्रायिकता कितना होता है?
कुल प्रायिकता कितना होता है? बोलो। 1 होता है। कुल प्रायिकता कितना होता है जी, बताओ। संपूर्ण प्रायिकता की वैल्यू कितना होता है? कुल प्रायिकता कितना होती है? 1 होता है ना। कुल प्रायिकता जो होती है कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लिखो इस प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। आगे लिखो, अतः राशि मॉड ऑफ साइन स्क्वायर समाकलनीय होता है। समाकलनीय होता है। यह समाकलनीय होता है पूरे क्षेत्र में तथा पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता पूरे क्षेत्र में रहा। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। ठीक है, 1 होगी। अतः अगर हम समाकलन करें साइन मॉड ऑफ साइन के स्क्वायर का, तो आंसर कितना आएगा बताओ? बोलो। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर का समाकलन करें तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पूरे क्षेत्र में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितना होगी? 1 होगी। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर मतलब साइन इंटू साइन स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन साइन स्टार ये हमेशा 1 होता है। इसी को हम प्रसामान्यीकरण कहेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या है कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन स्टार निकालेंगे, या साइन स्टार पता है तो साइन पता चल जाएगा। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, लिखो, इसे तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। तरंग फलन साइन का प्रसामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिखा है। टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित श्रेणी के निरपेक्षता अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निरपेक्षता अभिसरण मतलब ये जो सीरीज है ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है, ये हमें चेक करना है ना। हो सकता है सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो, या हो सकता है सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट हो। मतलब ये निरपेक्षता अभिसारी भी हो सकता है या सापेक्षता अभिसारी हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है ना। सिग्मा UN ये है UN माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4, ये कहलाता है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब हिंदी में एकांतर श्रेणी। अल्टरनेटिंग सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने प्लस माइनस इस प्रकार से रखा है, तो इसको हम बोलते हैं एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना। ये सीरीज जो है कन्वर्जन भी हो सकता है, डाइवर्जन भी हो सकता है ना, या कन्वर्जन नहीं भी हो सकता है। इसके लिए इस सीरीज के कन्वर्जन के लिए हम करते हैं लेबनिज टेस्ट, जिसमें हम UN+1 और UN के लिए तो हमें मिल जाएगा क्वेश्चन से, UN+1 निकालते हैं और दोनों में ये रिलेशन आना चाहिए। मतलब UN+1 शुड बी लेस देन UN, मतलब UN+1 की वैल्यू UN से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर हम UN में लिमिट लगाएं तो आंसर आना चाहिए 0। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, पहला और दूसरा, तो ये जो सीरीज है ये कहलाएगा कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट से यह जो श्रेणी है वह अभिसारी कहलाएगा, है ना, याद रखना।
अब हमें क्या करना होगा, इसके मार्ट का सीरीज बनाना है, मतलब जितने भी नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये इस प्रकार से एक सीरीज बनाएंगे। ये जिसमें जहाँ माइनस दिख रहा है उसको प्लस करेंगे। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कहलाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये कहलाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट। ठीक है, यदि ये अभिसारी है, ये श्रेणी अगर अभिसारी आता है तो ये कहलाएगा, ये वाला श्रेणी कहलाएगा निरपेक्षता अभिसारी। और यदि ये श्रेणी जो है अपसारी आता है, ये वाला श्रेणी अपसारी आता है तो ये कहलाएगा सापेक्षता अभिसारी। तो चलिए हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को टेस्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इस दिया गया एकांतर श्रेणी है। तो दिया गया एकांतर श्रेणी आएगा सिग्मा यू एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एस क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एस की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा दिया गया श्रेणी है, गिवन सीरीज है। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा मॉड ऑफ यू एन। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मिल रहा है टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमें परीक्षण करना है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एस की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। बताइए क्या अंतर है इसमें और इसमें। देखो क्या अंतर नजर आ रहा है। यस, सारे पॉजिटिव हमने कर दिए हैं ना। तो यहाँ पर हेयर, अब यहाँ बताइए हेयर, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कहलाएगा मॉड ऑफ यू एन, ये हमारा एक्स है। सेकंड टर्म कहलाएगा मॉड ऑफ यू, ये हमारा है एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है ना। तो बताइए मॉड ऑफ यू 3 क्या होगा, बोलो। ठीक है, बताओ मॉड ऑफ यू 4 क्या होगा। एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होगा। ओके, बोलो यस कि नो। तो बताओ मॉड ऑफ यू एन क्या होगा। चलो एस की पावर एन अपन फैक्टोरियल एन आएगा एंड मॉड ऑफ यू एन प्लस 1, एस टू द पावर एन प्लस 1 अपन फैक्टोरियल एन प्लस 1। ओके एंड सो ऑन। तो ये तो आपने निकाल लिया। मैंने आपको कहा है जब भी क्वेश्चन में एक, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेकिन ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं, ये तो केवल सीरीज है ना। और जब मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाई देता है कौन सा टेस्ट करते हैं, याद करो मैंने जब चैप्टर 2 पढ़ाया होगा उस समय मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाई देता है कौन सा टेस्ट करते हैं। क्या बताया था। नहीं, रॉबी टेस्ट कहाँ से करेंगे बताइए। जब भी क्वेश्चन में एक्स रहता है हम कौन सा डी एल एम्बर्ट टेस्ट करते हैं। डी एल एम्बर्ट फेल हो जाएगा तब रॉबी और लॉगरिथम टेस्ट में जाते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, एकदम 0% हो। इतना वीडियो भी भेजता हूँ, कम तुम देख तो लिया करो भैया वीडियो में क्या बोला गया है। रॉबी टेस्ट कहाँ से कर लेंगे। रॉबी टेस्ट कब करेंगे, जब डी एल एम्बर्ट फेल हो जाएगा तब करेंगे, पहले से रॉबी टेस्ट थोड़ी करते हैं। चलिए, तो आपको पता है जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाई देता है कौन सा टेस्ट करते हैं, बोलो। डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं, डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अब आज का वीडियो, आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको भी मैं भेजूंगा, लेकिन देखोगे नहीं, कभी सुनोगे ही नहीं, तो कहाँ सीखोगे। जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड होने के बाद में मैंने उसको भेज देता हूँ वीडियो आप लोगों को। तो कम से कम देखो तो, उस वीडियो को देखोगे तभी तो सुनोगे ना उसमें। मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जब भी क्वेश्चन में एक्स रहता है हम डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं। डी एल एम्बर्ट अनुपात परीक्षण कहते हैं, ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, सुनना कम से कम 10 बार उसको। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे, तो हम निकाल देते हैं। देखो ना, हमें निकालना है यू एन प्लस 1 अपान यू एन वैल्यू निकालना होता है पहले, क्योंकि ये मॉड वाला सीरीज है
यानी हमने मार लगाया, यू एन प्लस वन अपान यू एन निकालते हैं, यू एन प्लस वन है एस की पावर एन प्लस वन अपान फैक्टोरियल एन प्लस वन, और ये पलट जाएगा, है ना, ये हमारा यू एन प्लस वन है, ये हमारा यू एन है, ये आ जाएगा फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, एस की पावर एन नीचे आ जाएगा। ये आया समझ में कुछ? बोलो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं बताओ? हम यू एन प्लस वन अपान यू एन निकाल रहे हैं, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं बताओ? डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? यू एन प्लस वन अपन यू एन निकालते हैं, याद आ रहा है? चलिए, ये आ जाएगा एस, आ जाएगा एक एक्स कटेगा और यहाँ फैक्टोरियल एन है, नीचे एन प्लस वन बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल एन बचेगा। आपको ये समझ में आया? एस की पावर एन प्लस वन, एस की पावर एन कटेगा तो एक्स आएगा, देखो, है ना। चलिए, तो हम यू एन प्लस वन अपान यू एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आएगा आपका एक्स अपान एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें एन प्लस वन बाहर किए तो फैक्टोरियल एन बचेगा, फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू यू एन प्लस वन अपान यू एन। यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब ये है क्योंकि ये हमने जो सीरीज बनाया है ना, ये मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है, इसी तरह से मॉड लगा है। एक्चुअली में यू एन प्लस वन अपान यू एन ही लिखा है हमने, तो ये आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एक्स अपान एन प्लस वन, लिमिट लगाएंगे तो एक्स अपन इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। तो बताओ इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब इसका जो वैल्यू है जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब वन से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो, जीरो मतलब वन से छोटा आ रहा है। जब इसका वैल्यू वन से छोटा है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बताओ जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है? कन्वर्जेंट होता है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा दस बाई डीएलएम्बर्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट the given series sigma mod of un is convergent। ये वर्डों में लिखना पड़ेगा, है ना। हिंदी में इस प्रकार से लिखोगे, अतः डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से, अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यूएन वाला श्रेणी है ना, अभिसारी है। तो बताओ अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसके बारे में बताओ, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनल कन्वर्जेंट है? हाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्लियरली द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये लिखना पड़ेगा वर्ड, ठीक है। तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। हिंदी में लिखोगे, स्पष्ट है कि दिया गया एकांतर श्रेणी, दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी है, ठीक है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आप देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, वन माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की बात फोर फैक्टोरियल फोर, है ना। तो इस सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले लाइन में लिखोगे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, हिंदी में लिखोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी। तो ये हमारा सिग्मा यूएन है, ये हमें दिया गया है वन माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स की पावर सिक्स बाई फैक्टोरियल सिक्स प्लस एन, ये हमारा गिवन सीरीज है, ठीक है। अब आपको निकालना है सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, तो जितने भी नेगेटिव टर्म है सबको पॉजिटिव कर दीजिए, है ना। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर प्लस एक्स की पावर सिक्स बाई फैक्टोरियल सिक्स प्लस एन, जितने भी नेगेटिव टर्म है उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब
यहाँ पर इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे बताओ? यहाँ एक्स है, ये अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, याद रखना, ये है अल्टरनेटिव सीरीज, लेकिन ये अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है। इसके लिए तो लेबनिज़ टेस्ट होता है, लेकिन इसके लिए नहीं होगा। ये तो सिंपल सीरीज है ना, सब में पॉजिटिव, देखो यहाँ भी प्लस, सब में प्लस है, तो ये अल्टरनेटिव सीरीज नहीं है, याद रखना, ये एक आंतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये केवल सीरीज है, श्रेणी है। तो इस सीरीज में एक्स आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा टेस्ट आप करना चाहोगे? बोलो। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे। जब मैंने कहा था, जब भी क्वेश्चन में एक्स तरह दिखाई देता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए कुछ वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ यू एन, ये हमारा वन है, यू एन है ना, मॉड ऑफ यू एन वन है। एक यहाँ मॉड ऑफ यू एन, ये हमारा वन है। ये मॉड लगाने का उद्देश्य ये है मेरा, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये U1 U2 U3 इसमें आएगा। इसमें मॉड ऑफ U1, मॉड ऑफ U2, मॉड ऑफ U3, मतलब मॉड ऑफ UN का सीरीज है ना। तो मॉड ऑफ UN वन है। बताओ मॉड ऑफ U2 क्या है? बोलो। एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 है। बताइए मॉड ऑफ U3 क्या है? थर्ड टर्म। चलिए, एस की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 है। ओके, तो मॉड ऑफ U4 क्या है? एस की पावर 6 अपॉन क्या है? फैक्टोरियल 6 है। ठीक है, इस प्रकार से चलते रहे। हमें चाहिए मॉड ऑफ UN की वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 है, मान लो 1 है, मतलब x की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 है। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 6 पावर है, तो x की पावर आ जाएगा 2n माइनस 2 अपान, यहाँ अपान में फैक्टोरियल 0 है, 1 है मतलब फैक्टोरियल 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 2 आ जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को बताया था कैसे लाते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, तरीका बहुत सिंपल है। देखो, आपको ना टर्म्स को देखना। देखो, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एस की पावर 0 है, फिर यहाँ एस की पावर 2 है, यहाँ एस की पावर 4 है, तो 0 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है 2 का है ना। 0 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, तो यहाँ पर हमारा 2n आएगा। 2n इसलिए आएगा क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 2 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 2 है। तो जैसे 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, तो डिफरेंस 2 है, इसी कारण 2n आएगा। ये तो पता चल गया। अब हमें फर्स्ट टर्म 0 चाहिए। फर्स्ट टर्म 0, यहाँ पे n की जगह अगर 1 रख दें तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर -2 कर दें तब 0 आ जाएगा, है ना। अगर n की जगह 1 रखते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, n की जगह 2 रखते हैं तो 4 - 2 2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखते हैं तो 6 - 2 4 आ जाएगा। मतलब ये देखिए, ये वाला टर्म मिलेगा, U1 में 1 मिल जाएगा, यहाँ n को 1 रख के देखो 1 मिलेगा, है ना। इसमें n की 1 रख के देखो, ये वाला टर्म मिलेगा। n की 2 रखेंगे, ये वाला टर्म मिलेगा, है ना। 2 रखेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2। ये आपको एन एक्स टर्म निकालने आता है आप लोगों को? बोलो, आ जाता है ना। चलिए, अच्छी बात है। हाँ हाँ, आप चाहो तो एक टर्म इग्नोर भी कर सकते हो, पहला टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे क्या होगा, एक टर्म इग्नोर करोगे ना, तो जो UN+1 बोलूँगा वो UN का वैल्यू रहेगा। अब UN+1 क्या होगा? देखो, UN+1, n की जगह n+1 रख दो, यहाँ भी n की जगह n+1 रख दो, यहाँ भी n की जगह n+1, ये आ जाएगा s की पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n आ जाएगा, ये, है ना। ये हमारा UN। तो जब अभी एक टर्म इग्नोर कर दोगे, पहला टर्म को इग्नोर कर दोगे, तो हमारा UN के लिए वाला हो जाएगा, UN+1 उसका आगे आएगा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो एक टर्म छोड़ भी सकते हो, या चाहो तो पूरा बना के आप एक UN और UN+1 निकाल सकते हो, जो आपको सहूलियत होता है। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनेट हैं, अनंत पद हैं, तो एक टर्म छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहले टर्म को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, फिर आप NH टर्म निकालिए, या पहले टर्म को रखिए और NH टर्म निकालिए, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया, UN और UN+1 की वैल्यू निकालना। अब हमें निकालना है नाउ, अब हमें UN+1 और UN का रेशियो निकालना है, UN+1 और UN का रेशियो। तो जब रेशियो निकालेंगे तो s की पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n है, इनटू फैक्टोरियल 2n माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा s की पावर 2n माइनस 2। ठीक है, इसको हमने प्लट दिया है ताकि अपान में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर x की पावर 2n है, s की पावर 2n माइनस 2 कटेगा, है ना, s की पावर -2 बचेगा बस। यहाँ पर
देखो एस की पावर 2n है, फैक्टोरियल है 2n माइनस 2। नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ पर 2n बाहर कर देते हैं, 2n माइनस 1 भी बाहर कर दिए। अब फैक्टोरियल में क्या बचेगा बताओ, यहाँ 2n बाहर कर दिए, 2n माइनस 1 भी बाहर कर दिए, तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा? चलिए, तो आप बोल रहे हैं फैक्टोरियल में बचेगा 2n माइनस 2, ठीक है। और s की पावर यहाँ पे है 2n माइनस 2, है ना, तो x की पावर भी कटेगा, यहाँ ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2n, ये तो कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/2n, 2n माइनस 1 और s की पावर माइनस 2, इतना ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, s की पावर 2n, s की पावर 2n से कैंसिल हो गया, s की पावर माइनस 2 बचेगा और यहाँ 2n बचेगा, ये बचेगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर अपान 2n, 2n प्लस 1। ये समझ में आया क्या? देखो 2n माइनस 1, सॉरी 2n माइनस 1, लिमिट लगा देंगे बोथ साइड। ये तो हमने निकाल लिया है un प्लस 1 अपान un की वैल्यू जी। अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव मॉड ऑफ un प्लस 1 अपान un मॉड ऑफ un। तो जो लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा? देखो लिमिटेशन n टेंड इन्फिनिटिव x स्क्वायर अपान 2n, 2n माइनस। तो जब लिमिट लगाएंगे तो नीचे n की जो इन्फिनिटी रखेंगे, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब क्या वैल्यू आएगा बताइए? लिमिट लगाने के बाद 0 आ जाएगा। तो लिमिटेशन n टेन इन्फिनिटिव मॉड ऑफ un प्लस 1 अपान मॉड ऑफ un, इसका जो वैल्यू है 0 आएगा, और 0 1 से छोटा होता है ना, तो इसका वैल्यू 1 से लेस देन आ रहा है। हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट करें, दैश बाई डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिखना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट आपने किया है? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। बताइए डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा? कन्वर्जन की डाइवर्जन? यस, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन वाला सीरीज है ना, ये मॉड ऑफ यूएन वाला सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है। हिंदी में लिखोगे, अतः डी एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी मॉड ऑफ यूएन, सिग्मा मॉड ऑफ यूएन अभिसारी है। बताइए ये सीरीज अभिसारी है, तो जो गिवन सीरीज है, जो अल्टरनेटिंग सीरीज जो दिया गया था क्वेश्चन में, वो क्या होगा? बोलो। तो लिखना पड़ेगा हेंस द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यूएन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे, अतएव दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है। अतएव दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इस, हिंदी में लिखोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है, एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा गिवन सीरीज है। लिख देते हैं सिग्मा यूएन की वैल्यू है x माइनस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एस की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एस की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एन 7। ये हमारा दिया गया श्रेणी है। देयरफॉर, इसलिए सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, अब जितने भी निगेटिव टर्म पॉजिटिव कर दीजिए, x प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एस टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एस टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस एन 7। जितने भी निगेटिव टर्म है हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ ये सीरीज है कि अल्टरनेटिंग सीरीज? ये वाला बताओ, इसके बारे में बताइए। ये सीरीज है, हिंदी में कहेंगे इसको श्रेणी, इसको एकांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एकांतर श्रेणी, लेकिन इसको केवल श्रेणी कहेंगे। अब ये श्रेणी है, तो श्रेणी को टेस्ट करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारे मेथड बताए। बताओ, सोच के बताओ, इसमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा इसके कन्वर्जन के लिए? डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे, है ना। तो चलिए, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, जो हम पहले से यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले बताओ, इसमें फर्स्ट टर्म जो है मॉड ऑफ यूएन, ये हमारा एक्स है ना, और सेकंड टर्म जो है मॉड ऑफ u2, ये हमारा एस क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म है
जिसको हम यूथ मॉड ऑफ U3 बोलेंगे, ये हमारा एस की पावर 5 है, फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 आ रहा है, देखना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम मॉड ऑफ UN की बात करें तो ये आएगा एस की पावर 2n माइनस नहीं 2n 1 3 है सारा ना, 2n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2n माइनस 1 जी। ये हम कैसे पता चला, मैं आपको बताया था, बहुत सिंपल है। अब फिर से देखिए, देखो यहाँ पर पावर में क्या है 1, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब 2 का डिफरेंस है, 2n तो आएगा ही पावर में। अब यहाँ माइनस वन इसलिए किए क्योंकि पहले टर्म में 1 चाहिए, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे ना तो 2 आ जाएगा। अगर ये -1 नहीं करते तो 2 आ जाएगा, लेकिन हमें 1 चाहिए पहला टर्म। यहाँ x में पावर 1 है ना, तो पहला टर्म में x में पावर 1 चाहिए। तो x में पावर 1 तभी आएगा जब हम यहाँ 2n माइनस 1 लिखेंगे। तो 2n इसलिए आया, सुन लो ध्यान से सुनो, ये 2n इसलिए आया है क्योंकि इनका डिफरेंस 2 का है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो 2 का डिफरेंस है, इसी कारण 2n आएगा। अगर 3 का डिफरेंस है 3n आ जाता, 4 का डिफरेंस है 4n आ जाता है ना। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, मेरा कोशिश ये रहेगा कि तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, देखो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो 1 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद में 7 आ गया, 7 के बाद 10 आ गया, इस प्रकार से आ गया। तो आप देखो, सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस देखो, 1 के बाद 4 आया तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 का है, देखो 3 का डिफरेंस है ना। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 ऐड करना पड़ेगा, 1 में 3 ऐड करेंगे तब 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तब 7 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तब 10 आएगा। 3 का डिफरेंस है तो यहाँ 3n आएगा, इतना डन है। 3n इसलिए आया, 3 का डिफरेंस है। अब पहला टर्म है 1 चाहिए, पहला टर्म 1 चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 आएगा नहीं। अगर n की जगह 1 रख दें, पहला टर्म के लिए हमें n की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो n की जगह जब 1 रखेंगे तो हमें यहाँ 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें तो 1 चाहिए, 3 तो चाहिए नहीं। तो फिर क्या करें बताओ, हमें फर्स्ट टर्म 1 चाहिए। यस, -2 करेंगे तभी यहाँ फर्स्ट टर्म 1 आएगा। ये -2 इसको पहला टर्म को देख के करते हैं, फर्स्ट टर्म को देख के। ठीक है, अब जैसे 1 3 5 7 है, बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है, मतलब इस यहाँ का डिफरेंस कितने का है बताओ। 2 का डिफरेंस है, देखो है ना, 1 से 3 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा। मतलब 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 में 2 प्लस करेंगे 7 आएगा। तो 2n तो आएगा, इतना तय है। ठीक है, अब पहला टर्म हमें 1 चाहिए तो 2n लिखेंगे कि कुछ और इसे प्लस या माइनस करना पड़ेगा, बताओ। फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा 1। ठीक है, मान लो ऐसा रहता 3 5 7 9 इस प्रकार से रहता, एन टर्म क्या होगा सोचो और बताओ, इसका एनवा पद क्या, यस 2n + 1 होगा। इस प्रकार से NH टर्म निकालते हैं, एनवा पद हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सीरीज को देखकर चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा UN कैसे निकाला हमने। ठीक है, यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, और नीचे में भी फैक्टोरियल 1 है, फिर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 5 है, तो नीचे भी सेम रहेगा। ठीक है, और बताओ अब मुझे निकालना है UN + 1। तो UN + 1 निकालूंगा तो n की जगह n + 1 रख दूंगा, यहाँ s की पावर आ जाएगा 2n + 1 और अपान में आ जाएगा फैक्टोरियल 2n + 1। ये समझ में आया आपको, देखो चलिए, इस प्रकार से हमने ये सब निकाल लिया। इसकी ज़रूरत हमें पढ़ने वाली है क्योंकि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में UN + 1 और UN का रेशियो निकालना होता है। ठीक है, इसी का नाम ही उसका डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। इसमें हम रेशियो निकालते हैं, किसका रेशियो निकालते हैं, UN + 1 का और UN का, दोनों का रेशियो निकालते हैं जी। तो UN + 1 हमारा है s की पावर 2n + 1 अपान फैक्टोरियल 2n + 1, ये हमारा UN + 1 है। और UN कह लो, चूँकि UN अपान में है तो इसको पलट दीजिए, मतलब फैक्टोरियल 2n + 1 ऊपर जाएगा और नीचे s की पावर 2n - 1 है, ये ठीक है ये। हाँ, फैक्टोरियल 2n - 1 है सर, ये फैक्टोरियल 2n - 1 अपान है। ठीक है, तो यहाँ पे s की पावर है 2n × x है। ठीक है, और इंटू है फैक्टोरियल 2n - 1। नीचे आप देखो, यहाँ 2n + 1 बाहर निकाल दिए, 2n भी बाहर निकाल दिए, तो बच जाएगा फैक्टोरियल 2n - 1। यहाँ से हमने 2n + 1 बाहर निकाल दिया, 2n भी बाहर निकाल दिया, बच जाएगा फैक्टोरियल 2n + 1। और यहाँ पे आप देखो, s की पावर 2n भी है, s की पावर -1 भी है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, s की पावर 2n है, s की पावर -1 है। चलिए, है ना, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, s की पावर 2n है और s की पावर -1 भी है। चलिए,
अब जो जो कैंसर हो सकता करेंगे। एस की पावर 2n, एस की पावर 2n से कट जाएगा, फैक्टर 2n माइनस वन, फैक्टर 2n माइनस वन से कट जाएगा, ऊपर में बचेगा x, नीचे बचेगा 2n प्लस वन, 2n और एस की पावर माइनस वन, इतना बचेगा। ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इतना बचेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपान 2n प्लस वन और इंटू 2n। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो ठीक है, चलिए तो हमने निकाल लिया है मॉड ऑफ un प्लस वन अपान मॉड ऑफ un का वैल्यू। अब हमें लिमिट लगाना है बोथ साइड, ठीक है, तो हम लिमिट ऑपरेट करते हैं, लिमिटेशन n टेंडिंग इन्फिनिटी मॉड ऑफ un प्लस वन अपान मॉड ऑफ un, लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x स्क्वायर अपान 2n प्लस वन इंटू 2n। ये लिमिट ऑपरेट करते हैं। जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो नीचे n को जब इन्फिनिटी रखेंगे, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसका वैल्यू जीरो आएगा। जीरो मतलब वन से छोटा आ रहा है, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा क्योंकि n को इन्फिनिटी रखेंगे। अब इसके वैल्यू वन से छोटा आ रहा है तो डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बताइए हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? लिखना पड़ेगा, है ना, वर्डों में लिखना पड़ेगा, है ना। दैट्स बाय डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट the series sigma mod of un is convergent। हिंदी में लिखोगे अतः डीएलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यूएन अभिसारी है। ये तो आपने लिख लिया। अब मुझे बताओ जो अल्टरनेटिंग सीरीज जो दिया गया एक आंतर श्रेणी है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कि कंडीशनल कन्वर्जेंट, ये बताओ। तो लिखना पड़ेगा हैंस द गिवन alternating series sigma un is absolutely convergent, हिंदी में लिखना पड़ेगा अतः दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी